ओके, तो अब हम लोग देखो क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। हम लोग जो सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको दोनों कहते हैं, चाहे प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलो, बात वही है। तो अब देखो पहचान पहले देख लो क्या होता है, इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आएंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जितना बात आप ऐसे बोलते हैं जिस बात के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो उसी को कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहले आपको 2-4 शब्द ऐसे बोलने हैं जिसके अंत में ता है, ती आ जाए। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं पानी पीता हूँ, तुम गाली देते हो, तुम्हारा भाई चोरी करता है, देखो सबके अंत में ता आ रहा ना। तुम्हारे पापा तुम्हारा घर चलाते हैं, बरसात में बरसात होती है, सबके अंत में ता है आ रहा ना। तो इन सब वाक्य किस टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। अब देखो अच्छा मैं एक पल के लिए आपसे पूछूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाए क्यों गए हैं, किन कामों को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर रखते हैं। देखो तो जो वैसे तो 2 टॉपिक्स और होते हैं, मैंने उनको भी छोड़ दिया है क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस लेवल के हैं, अभी आपको बेसिक लेवल पे ही सीखना है। देखो पहला क्या है, परमानेंट एक्शन बाय नेचर आर क्रिएचर। चाहे नेचर मतलब प्रकृति के द्वारा या प्राणियों के द्वारा जो परमानेंट एक्शन होने वाले हैं, जो हमेशा होते ही होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं परमानेंट एक्शन, हमेशा होने वाले काम। जैसे मैं कहूँ ठंड में ठंड पड़ती है, ठंड में ठंड पड़ती है, हमेशा होने वाला काम है। बरसात में बरसात होती है, हमेशा होने वाला काम है। सूरज पूरब में निकलता है, हमेशा होने वाला काम है ना। तो जितने सारे परमानेंट एक्शन हैं उनको जब हम व्यक्त करेंगे वाक्य के अंत में बेटा ऑटोमेटिक ता है, ती है आ जाएगा। दूसरा देखो हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है आदतन क्रिया, वह क्रिया जो हमारी आदत बन चुकी है। तो आप जब किसी भी इंसान की आदत बताओगे ना तो वाक्य के अंत में ऑटोमेटिक ता है, ती है आ जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ एक चोर चोरी करता है, एक चोर धोखा देता है, एक मास्टर पढ़ाता है, एक स्टूडेंट घर पर स्टडी करता है, एक बिजनेसमैन व्यापार चलाता है। देखो सबके अंत में ऑटोमेटिक ता है आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, जब भी आदत बताएंगे तो ऑटोमेटिक ता है, ती है आ जाएगा। अगला क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, डेली रूटीन। डेली रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या। जब भी आपको अपना दिनचर्या बताना है वाक्य के अंत में ऑटोमेटिक ता है, ती है आ जाएगा। बोल के जरा देख लो, आप बोलोगे मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, मैं उसके बाद ब्रश करता हूँ, उसके बाद मैं नहाता हूँ, मेरी मम्मी मुझे खाना देती हैं, सबके अंत में ता है, ती है आ रहा ना। उसके बाद मैं खाना खाता हूँ, नहाता हूँ, बैग पैक करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, स्कूल सीखता हूँ, स्कूल में झगड़ा करता हूँ, लड़ाई करता हूँ, मेरे टीचर मुझे पढ़ाते हैं। जितनी डेली रूटीन है, दिनचर्या है, आप बताएंगे ऑटोमेटिक ता है, ती है आ जाएगा। जो चौथा पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। ऐसी काम जो आज नहीं करेंगे आप कल करेंगे, लेकिन उसके बारे में बात आज करते हैं। 1 महीने बाद करेंगे लेकिन बात आज करते हैं, 1 साल बाद करेंगे लेकिन बात आज करते हैं। उसका जो आप योजना बना के रखे, फ्यूचर में प्लानिंग करके रखे हैं, उसी को व्यक्त करेंगे। तो उसके अंत में गा गी गे आएगा, ताती नहीं आएगा। उसके अंत में क्या आएगा, गा गी गे आएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ जो प्लान एक्शन होना चाहिए बेटा, प्लान एक्शन होना चाहिए। आप कहोगे सर कोई हमसे बोलेगा तो हम कैसे समझेंगे प्लान एक्शन है कि नहीं है। तो देखो टेंस का प्रयोग कौन करेगा, मैं करूँगा और आप करोगे, ठीक है। तो जब हम बोलेंगे तो सामने वाला खुद समझ जाएगा, क्योंकि इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। टाइम दिखाने वाले शब्द होंगे कि जो भविष्य का समय दिखाएंगे, और क्रियाएं लेकिन प्रेजेंट के ही हम उसमें प्रयोग करने वाले हैं। अभी मैं एग्जांपल दूँगा तो समझ में आएगा। तो फिलहाल अभी आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस हेडिंग डाल लेना है, उसका आइडेंटिफिकेशन लिखना है कि इसके वाक्य अंत में ता है, ती है आता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाए क्यों गए हैं तो लिख लेना, यह 4 चीज़ों को दिखाने के लिए बनाए गए हैं। कौन कौन सी चीज़ दिखाता है, परमानेंट एक्शन दिखाएगा बाय नेचर, चाहे प्रकृति के द्वारा हो, चाहे क्रिएचर, चाहे इंसानों के द्वारा हो। दूसरा जो दिखाना है हैबिचुअल एक्शन, आदत वाली क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाए गए हैं। डेली रूटीन को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाए गए हैं। चौथा फ्यूचर प्लान एक्शन को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाए गए हैं। ठीक है, ये तो हिंदी हो गया सर, हिंदी में हम पहचान के चलो ठीक है सर, हमें कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, ठीक है कि 4 बात को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। सर हम इसका ट्रांसलेट कैसे करें, हाउ डू वी ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। तो ट्रांसलेट करने के लिए यू डू नॉट नीड टू वेरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई एम हियर देन नो फियर। देखो मैं लिख के रखा हूँ, देखो बेटा किसी भी भाषा को हम 4 तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रांसलेशन ईच एंड एवरी सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में बांटे गए हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव। इसको बहुत लोग इंट्रोगेटिव बोलते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव नहीं होता है। आई वुड सजेस्ट यू डू नॉट प्रोनाउंस दिस इंट्रोगेटिव, देन व्हाट यू हैव टू प्रोनाउंस, यू हैव टू जस्ट प्रोनाउंस इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बोलना बेटा इसको। तो देखो सबसे पहले आपका जो सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, क्या होता है अफर्मेटिव का मतलब सर क्या होता है,
अफर्मेटिव का मतलब होता है बेटा जब आप अपनी बात को पॉजिटिव तरीके से कहते हैं, सकारात्मक तरीके से कहेंगे, उसी सेंटेंस को कहते हैं अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का दो स्ट्रक्चर मैंने दो जगह पे लिखा है, एक मैंने यहाँ पे लिखा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और एक मैंने यहाँ पे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखा है। तो यहाँ पे जो मैंने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखा है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है। किस सब्जेक्ट के लिए है? सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट तुम्हारा एक वचन का होगा। सर कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं? सर समझ नहीं आता, तो देख लो। ही सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ही का हिंदी हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सी का हिंदी भी हुआ है, वह है। लेकिन ही लगता है मेल के लिए और सी लगता है फीमेल के लिए। किसी भी व्यक्ति का नाम होगा तो सिंगुलर होगा बेटा, और इट होगा तो वह भी सिंगुलर होगा। तो जब तुम्हारे 4 सब्जेक्ट यह सब्जेक्ट होंगे तो वहाँ पर यह स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंट किया जाएगा। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब में यस लगाएंगे, या तो ई एस लगाएंगे या तो आई ई एस लगाएंगे। अब कहोगे सर यस कब लगाएं, ई एस कब लगाएं, आई ई एस कब लगाएं? तो एक पल के लिए वेट करो, मैं बताऊंगा कब लगाना है। अभी फिलहाल आपको स्ट्रक्चर नोट करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है, अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड लिख देना है। अब देखो यहाँ का जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है ये मैंने लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। कौन सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट। बहुवचन का जब सब्जेक्ट होगा तो हमें यह स्ट्रक्चर लगाना है। सब्जेक्ट लिखना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देना है, मेन वर्ब में कुछ नहीं लगाना है, ऑब्जेक्ट लिख देना है, उसके बाद अदर वर्ड रहेगा तो लिख देना, नहीं रहेगा तो नहीं लिखना है। अब सर पूछोगे सर बहुवचन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? बहुवचन सब्जेक्ट का मतलब एक से अधिक सब्जेक्ट। सिंगुलर मतलब सिंगल, सिंगल मतलब अकेला, तो ये सब अकेले व्यक्ति को दिखाने वाले हैं। लेकिन प्लूरल मतलब बहुवचन। ए में क्या क्या होता है? आई होगा, बी होगा, यू होगा और एक बेटा होगा दे, और या तो दो नाउन होंगे एंड से जुड़े होंगे। तो मैं कह रहा हूँ नाउन एंड नाउन। तो ये शब्द तुम्हारे होंगे हमेशा बहुवचन। जब इन्हीं में से कोई सब्जेक्ट होगा तो हमें यह स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। सब्जेक्ट लिख देना है, उसके तुरंत बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिख देना है। अब सर सब्जेक्ट क्या होता है ये तो बताओ। सब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा कि वाक्य के अंदर कोई जो व्यक्ति जो शब्द काम करेगा उसी शब्द को हम सबसे पहले उसी का इंग्लिश लिखेंगे और उसी शब्द को बोलेंगे सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जो टेंस होते हैं बेटा, टेंसेस में क्या होता है, हमेशा एक सब्जेक्ट होगा और वह किसी काम को करेगा। मतलब एक व्यक्ति होगा, वह किसी काम को करेगा। तो कोई काम अपने से हो सकता है क्या? पत्ता अपने से हिलता नहीं, पत्ता हिलता नहीं, सॉरी गाना गाने लगा था मैं। तो कोई काम अपने से हो सकता है नहीं ना, हर काम को करने वाला कोई होगा तभी तो काम होगा ना। तो एक काम होगा और उस काम को करने वाला होगा। तो जो व्यक्ति जो शब्द किसी काम को करेगा उसी शब्द को क्या बोलना है? सब्जेक्ट बोलना है। तो सब्जेक्ट मतलब जो काम करेगा उसका जो काम होगा, जो क्रिया होगी उसी को कहते हैं मेन वर्ब। उसके तुरंत बाद उसका मेन क्रिया लिख देना है और जिसके ऊपर उसका काम होगा, काम का प्रभाव जिस पे पड़ेगा, काम को जो रिसीव करेगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड मतलब क्या होता है सर? ऑब्जेक्ट को निकालने के बाद जो बच जाए सबको बोलते हैं अदर वर्ड। इसमें तुम्हारे प्रीपोजिशन आ जाएंगे, एडवर्ब आ जाएगा, सारी चीज़ आ जाएगा। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। जब हम अपने बात में नकारात्मक शब्द का प्रयोग करते हैं, नहीं का प्रयोग करते हैं, नहीं या तो नेवर, मोस्टली 2 वर्ड प्रयोग होते हैं। तो जब नहीं लगता है तो देखो नहीं के लिए स्ट्रक्चर यह है। निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, डू या तो डज में से कोई एक लिखा जाएगा। अब सर डू कब लगाएं, डज कब लगाएं? तो भैया जान लो, सिंगुलर में ऐसे एस लगता है ना। देखो सिंगुलर में ऐसे एस लगा है ना, तो यहाँ इस एस किस में लगा है? डज में लगा ना। तो डज मतलब सिंगुलर और डू मतलब प्लूरल। ध्यान से सुन लो, डू लगाएंगे बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। उसके तुरंत बाद नॉट लगाना है, मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म। अब मेन वर्ब में कुछ नहीं लगाना है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी के साथ हमें अब कुछ नहीं लगाना है, मेन वर्ब में कुछ नहीं करना है। हमें बस बहुवचन सब्जेक्ट के साथ डू लगा देना है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। नॉट लगाना है, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट लिख देना है, अदर वर्ड लिख देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। स्ट्रक्चर आपको नोट करना है बेटा। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सवाल पूछना। क्या होता है? सवाल पूछना। यहाँ क्यों आते हो, कैसे आते हो, किसके साथ आते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ये क्या मैं कह रहा हूँ बेटा? सवाल पूछ रहा हूँ ना। क्या खाते हो, तुम्हें क्या पसंद है, ये सब क्या सवाल है कि नहीं है? अब सवाल हमारा 2 तरह का होता है। एक सवाल ऐसा होता है जिसका जवाब हम हाँ ना में दे देते हैं, उसको बोलते हैं यस नो टाइप। और उसका जो ट्रांसलेशन होता है हमेशा हेल्पिंग ऑफ से होता है, यहाँ से होगा, डू डज से होगा। तो ऐसा सवाल जिसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं उसको बोलते हैं यस नो टाइप का। और उसका जो ट्रांसलेशन होता है, जो उसका अनुवाद होता है, वो कैसे होता है? हेल्पिंग ऑफ से होता है। इसको मैं पूछ के दिखाता हूँ। मैं कह रहा क्या तुम भोजन करते हो, जब आप हाँ ना में दे पाओगे या नहीं, दे दोगे ना। क्या तुम पढ़ते हो, जब आप हाँ ना में दे पाओगे या नहीं, सोचो जरा। क्या तुम पढ़ते हो तो बोलोगे यस, नहीं पढ़ते हैं तो नो। क्या तुम साइकिल चलाते हो, अगर चलाते हो तो बोलोगे यस, नहीं चलाते हो तो नो। तो कहने का मतलब है जो सवाल ऐसा होते हैं कि जिनका जवाब हम सिर्फ हाँ बोल दे या ना बोल दे, मतलब ऐसा करके जवाब दे दे, उसी को बोलते हैं यस नो टाइप। तो उनके लिए हमें डू डज लगाते हैं। और डू कब लगाना है आप जानेंगे। डू कब लगाना है? बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। बहुवचन सब्जेक्ट कहाँ पे लिखे हैं? यहाँ पे लिखे हैं। बहुवचन सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं।
सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, डज लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट कहाँ लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना होता है, देखो डू डज में से कोई लगाना है, सब्जेक्ट लिख देना है, मेन ऑफ लगाना है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिखना है, क्वेश्चन मार्क भूलना मत, क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, मार्क। लेकिन सर ऐसा जब सवाल हो कि जिसका जवाब हम हाँ या ना में ना दे पाए तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, WH का प्रयोग करेंगे। ऐसा कौन सा सवाल होता है सर जिसका जवाब हम हाँ या ना में ना दे पाए? मैं पूछूँ तुम क्यों स्कूल आते हो, जवाब दो हाँ या ना में। तुम कौन सा रंग का शर्ट पसंद करते हो, जवाब हाँ या ना में देख दिखाओ। तुम कितना पैसा चाहते हो, जवाब हाँ या ना में देख के दिखाओ। तुम कहाँ जाते हो, तुम किसे पसंद करते हो, तुम क्यों मुझे फ़ोन करते हो, किसी सवाल का जवाब हाँ ना में दे पा रहे हो, नहीं ना। तो इन्हीं सवालों को बोलते हैं बेटा WH फैमिली। और इनमें हम जिन शब्दों से सवाल पूछते हैं उन्हीं शब्दों का इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, तो इसी को बोलते हैं WH वर्ड। तो उसको लिखेंगे, फिर यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ऐसा सेंटेंस जिसमें इंटेरोगेटिव भी हो, मतलब जिसमें सवाल भी पूछा गया हो, और निगेटिव जिसमें नकारात्मक वर्ड भी हो, उसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ लिखा मैंने, WH वर्ड रहेगा तो उसको लिखेंगे, नहीं रहेगा तो यहाँ शुरू कर देंगे। लो आपको तो पहले स्ट्रक्चर नोट कर लेना है बेटा। अब मैं सबको बोर्ड को क्लीन करूंगा और आपको दिखाऊंगा क्या, एग्जाम्पल, क्योंकि सबको मैं ट्रांसलेट भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको मैं साइड हो रहा हूँ, आपको वीडियो पॉज करके ढंग से इसको नोट बनाना है, क्योंकि नोट बनाना बहुत जरूरी बेटा। मैं साइड हो गया मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं सबका दो सेंटेंसेस बना के दिखाता हूँ। मैं 2 बनाऊंगा अफर्मेटिव, 2 बनाऊंगा निगेटिव, 2 इंटेरोगेटिव, तो 2 इंटेरोगेटिव में निगेटिव, तो 8 सेंटेंसेस मैं बना के दिखाऊंगा और मेरे बाद फिर आपको बनाना है। ठीक है। मैं यहाँ पे जगह चाहिए मुझे, तो मैं कुछ यहाँ जो परमानेंट एक्शन थे उसको भी मैं थोड़ा और समझा देता हूँ। परमानेंट एक्शन मतलब जो हमेशा होता है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठंड में ठंड पड़ती है, ठंड में, पहला एग्जाम्पल, ठंड, हिंदी मेरी थोड़ी सा वीक है तो प्लीज़ डू नॉट माइंड अबाउट हिंदी। ठंड में ठंड पड़ती है, ठंड में ठंड पड़ती है। बताओ ये परमानेंट एक्शन है कि नहीं? हर ठंड में ठंड पड़ती कि नहीं? ठंड में ठंड पड़ती ना, रजाई ओढ़ ले तो दूसरे की रजाई में घुस जाते हो, किसी किसी तो मार भी पड़ जाती है कि मेरी रजाई में क्यों घुस गया तो ठंड में ठंड पड़ती है, इसके लिए क्या होगा सोचो जरा। तो देखो ठंड में ठंड पड़ती है बेटा, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या बनाओगे? तो जब मौसम की बात हो, दिन की बात हो, डेट की बात हो, तारीख की बात हो, तो इट सब्जेक्ट बनाते हैं। लो तो यहाँ बोला जाएगा इट गेट्स कोल्ड इन द, ठंड मतलब क्या होता है? विंटर। सो देखो ये परमानेंट एक्शन है बेटा। सो इट गेट्स कोल्ड इन द विंटर, ठंड में ठंड पड़ती है, इट गेट्स कोल्ड इन द विंटर। अब अगर ऐसा बोलो कि गर्मी में गर्मी पड़ती है, गर्मी में गर्म पड़ती है, तो क्या इंग्लिश बनाएंगे? बोला जाएगा इट गेट्स हॉट, इट गेट्स हॉट इन द समर, डबल एम है यहाँ पे, इट गेट्स हॉट इन द समर। तो ये परमानेंट एक्शन है बेटा, हमेशा होगा कि नहीं होगा? कभी ऐसा हो सकता है कि ठंड में गर्म पड़े, गर्म में ठंड पड़े, नहीं होगा ना। मैं बोलूँ बरसात में बरसात होती है, तो परमानेंट एक्शन है कि नहीं है सूरज पूरज में निकलता है बरसात, सॉरी परमानेंट एक्शन है कि नहीं है ना। तो परमानेंट एक्शन जितने सारे होंगे बेटा, तो इस तरह से देखो सब्जेक्ट सिंगुलर था तो मैंने मेनो में एस लगाया, यहाँ पे गेट में एस लगाया, यहाँ पर भी देखो मैंने मेनो में एस लगाया हुआ है। कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। दूसरा क्या था हमारा पॉइंट? हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या होता है? जो आदत वाली क्रियाएं होती है। कौन सी क्रिया? जो आदत बताए। आदत बताए क्या मैं कर रहा हूँ? एक चोर तुम्हें धोखा देता है, एक चोर क्या करता है? पैसा चुराता है। चोर क्या करता है? पैसा चुराता है ना। एक चोर पैसा चुराता है, चोर पैसा चुराता है, चोर पैसा चुराता है। इसके लिए जरा सोचो क्या होगा? चोर पैसा चुराता है, कितने चोर की बात नहीं करा? एक चोर। तो देखो चोर, थीप मत लिख देना, यहाँ चाहे दा थीप लिखो या आ थीप लिखो। सो आ थीप। अब देखो चुराने का इंग्लिश होता है स्टील। देखो सब्जेक्ट लिखा मैंने, ये सब्जेक्ट। अब मेन वर्ब की बारी है, तो स्टील मतलब होता है चुराना, मनी मतलब होता है पैसा। तो बहुत लोग ऐसे लिख देंगे अ थीप स्टील मनी। लेकिन सेंटेंस क्या सही है? सर सब्जेक्ट लिख दिया, मेन वर्ब लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया, हो तो गया मेरा पूरा सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट पूरा हो गया। लेकिन भैया सुनो, सब्जेक्ट तुम्हारा कैसा? सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब में बेटा यस या यस कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं कब यस कब यस कब ई एस कब आई एस कब लगेगा। चलो मैं भी वो भी बता देता हूँ। तो देखो अ थीप स्टील्स मनी, अब सेंटेंस सही हुआ। तो 2 मिनट के लिए मैं बता देता हूँ भाई फटाफट। देखो तो पहली बात नोट बनाना। नोट नंबर 1 में क्या लिखना है आपको? नोट नंबर 1 में कि जिस मेन वर्ब के अंत में यस आए, डबल एस आए, एस एच आए, सी एच आए, ओ आए या तो एक्स आए,
जिस मेन वर्ब के अंत में बेटा इनमें से कोई लेटर है, जिन मेन वर्ब के अंत में यस डबल एस कोई लेटर आ जाए तो आपको क्या लगाना है, ई एस लगाना है। ये पहला नोट देखना है। 2-4 मैं एग्जाम्पल दिखा दूँ। जैसे गो, अंत में क्या आया, ओ आया, तो इसमें ई एस लगाएंगे क्या बन जाता है, गोज। गोस नहीं, गोज बन जाता है। डबल एस जैसे मिस मतलब याद करना, तो इसमें देखो क्या लगेगा, ई एस लगेगा, तो ई एस मैं इसमें जोड़ूंगा क्या बन जाएगा, मिसेस। तो बेटा चूंकि टाइम थोड़ा सा मेरे पास कम, इसलिए मैं कम ही एग्जाम्पल दिखा पा रहा हूँ। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि जिस मेन वर्ब के अंत में यस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स आएगा, उसके अंत में क्या लगाना है, ई एस लगाना है। दूसरा नियम क्या है, लो चौक भाग रहा है। दूसरा नियम क्या है, नोट नंबर 2। दूसरा नोट है ये बेटा कि जिस मेन वर्ब के अंत में वाई आए, क्या है, वाई, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट बढ़कर जगह नहीं बचा। तो जिस मेन वर्ब के अंत में वाई आए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर, वाई को हटा देंगे, उसी की जगह पे लिखेंगे आई ई एस। वैसे वाई को हटा के आई लिखते हैं, फिर ई एस जोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझो, चाहे ऐसे समझ लो कि जब जिस मेन वर्ब के अंत में वाई आएगा और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वावेल नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को हटा के आई ई एस लगा देंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ ट्राई, वाई देखो वाई आया, वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इसमें हम जब लगाना होगा तो इसमें आई ई एस लगाएंगे और वाई कर देंगे गायब, तो हो जाएगा ट्राइज। जा में पढ़ते हैं ट्राइज, ऐसे पढ़ते हैं। फ्राई, लो फ्राई में देखो आर, वाई के पहले आर है, आर एक कॉन्सोनेंट होता है, तो इसमें भी आई ई एस लगेगा, क्या बनेगा, फ्राइज। ऐसे ड्राई तो ड्राइज, ठीक है। ट्राइज। तो कहने का मेरा मतलब यह है बेटा कि जिस मेन वर्ब के अंत में वाई आएगा, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा, तो वाई को हटा देना है, आई एस जोड़ देना। देखो मैंने वाई को हटा दी, आई एस जोड़ दिया। अब इसको ट्राइज पढ़ते हैं, फ्राइज पढ़ते हैं, ड्राइज पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर लेकिन प्ले, जैसे पी एल ए वाई, यहाँ का होगा सर, यहाँ भी तो वाई आ रहा है, तो वाई से पहले क्या है, वावेल है। वावेल जब रहेगा तो सिर्फ एस लगाना है, बस। ये 3 नियम ध्यान रखो। ई एस कब लगाना समझ में आया, इनमें से कोई लेटर रहेगा मेन वर्ब के अंत में तो हमें ई एस लगाना है। आई एस कब लगाना है, तो जब वाई होगा, वाई के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो आई ई एस लगा देना है, ठीक। यस कब लगाना सर, इन दोनों को छोड़ के, ये दोनों नियम ध्यान रखो, इन दोनों को छोड़ के कोई और लेटर मिलेगा तो क्या लगाना है आपको, यस लगाते रहना, ठीक है। हाँ, अब फटाफट मैं टॉपिक पे आता हूँ। सबका मैं 2 एग्जाम्पल बना के दिखा दे रहा हूँ, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव का। बेटा अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। सेंटेंस को आपको घुमाना सीखना है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मैं उसे पसंद करता हूँ। देखो मैं हिंदी बोलूँगा लेकिन इंग्लिश लिखूँगा, क्योंकि दोनों लिखूँगा बेटा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मैं उसे पसंद करता हूँ, काम कौन करता है, मैं मतलब आई, पसंद करने का लाइक, उसे का, चलो लड़के को पसंद करता है तो हिम, लेकिन मैं लड़के को क्यों पसंद करूँ, हाँ लड़के को मैं पसंद करूँगा। सो आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ। अगर देखो सब्जेक्ट बहुवचन है तो मेरे मैंने कुछ नहीं लगाया, लेकिन यही सिंगुलर सब्जेक्ट होता, मैं कहता कि राम उसे पसंद करता है, राम उसे पसंद करता है, तो इसको ऐसे बनाता है राम। अगर आप यहाँ पर भी लिख दिया है बेटा ऐसे, लाइक भैया क्या लिखता हूँ मैं यार, हाँ आई लाइक है हर, राम लाइक, अगर राम लिख दो राम लाइक हर, ऐसे बोल दिया सेंटेंस गलत। क्यों सर, सब्जेक्ट तो वही है, नहीं यहाँ सब्जेक्ट बहुवचन है और यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन का सब्जेक्ट। तो सिंगुलर जब सब्जेक्ट है तो नियम कहता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो मेन वर्ब में कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यस लगा लो, क्योंकि और कोई नियम वाई नहीं है, यस नहीं लगा सकते तो क्या लगा दें, यस। सो राम लाइक्स हर, समझ पा रहे हैं बात। अगला एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, तुम मुझे चिढ़ाते हो, तो यू टीज मतलब चिढ़ाना, यू टीज मी। लो बेटा सब्जेक्ट लिखा मैंने, मेन वर्ब लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यही है। अगर मैं यही सिंगुलर सब्जेक्ट लेता, कोई दूसरा सब्जेक्ट मैं कहता वह मुझे चिढ़ाती है, तो लड़की है ना कोई सी, तो इसका देखो क्या होगा, सी टीज लिख के छोड़ दोगे तो गलत, क्या लिखना है, टीजेस, सी टीजेस मी, वो मुझे चिढ़ाती है। सर यहाँ मेरे में यस क्यों लगाया, पगला गए हैं आप, नहीं मैं पगलाया नहीं बेटा। ग्रामर का नियम कहता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन का सब्जेक्ट होगा तो मेन वर्ब में या तो यस लगाओ, या तो ई एस लगाओ, या तो आई ई एस लगाओ। तो मैंने आई ई एस कब लगाना, सारी चीज़ मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। और ये रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। अब मैं तुम्हें निगेटिव सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर माइंड में रखना है बेटा, गलती नहीं होगा कभी भी। देखो मैं कह रहा हूँ वे पानी नहीं भरते हैं, नहीं मतलब निगेटिव हो गया, सो दे डू नॉट फिल द वाटर। अब कहोगे सर यहाँ डज नॉट क्यों नहीं लगाएं आप,
डू नॉट क्यों लगा दिया? तो बेटा सुनो, बहुवचन का सब्जेक्ट है तो इसलिए मैंने यहाँ पे डू लगाया, डज नॉट नहीं लगाया। सो डू नॉट लगाया। सर डज नॉट कब लगेगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर, ही सी इट या तो किसी का नाम, तो डज नॉट लगेगा। एक उसका भी मैं बना के दिखा रही हूँ, बहुवचन सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर का। मैं कह रहा हूँ वह अपना होमवर्क पूरा नहीं करता है, वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता है। वह तो है मतलब ही। अब देखो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा? डज नॉट। लो, ही डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। शॉर्ट में लिख दूँ, जगह नहीं है, होमवर्क लो इस स्टाइल में हो गया। सो ही डजंट कंप्लीट हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता है। ही डजंट कंप्लीट हिज होमवर्क। अब ये मत पूछना सर यहाँ डज नॉट आया है, यहाँ डू नॉट क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि जब एक वचन का सब्जेक्ट तो डज नॉट, बहुवचन का सब्जेक्ट तो डू नॉट आएगा। इंटेरोगेटिव की तरफ आगे बढ़ते हैं। बेटा आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है, प्लीज़ अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहाँ टाइम कम है। तो मैं आपको इतना सेंटेंस बनवाता, इतना बनवाता कि आप बोलते हो माय गॉड सर बस करिए। तो बेटा थोड़ा टाइम कम है यहाँ पे। देखो इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जब सवाल पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। मैं कह रहा हूँ तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है। क्या मतलब होता है? व्हाट। क्या मतलब? व्हाट डू यू लाइक, मतलब पसंद करना। व्हाट डू यू लाइक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और दूसरा मैं कह रहा हूँ क्या तुम पसंद करते हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। फिर से सुनो, मैंने इसमें पूछा तुम क्या पसंद करते हो, तो मैंने बोला व्हाट डू यू लाइक, इसे मैंने व्हाट लगाया। अगला सेंटेंस है दूसरा, मैंने पूछा क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो सर यहाँ पर तो क्या आया, यहाँ पर भी क्या था, आप व्हाट लगा दिए, यहाँ भी व्हाट लगाइए। बेटा यहाँ नहीं लगाया जाएगा, यहाँ बोला जाएगा डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, डू यू लाइक मी। सर अंतर क्या है दोनों में? क्या शब्द इसमें भी आ रहा है और क्या शब्द यहाँ पर भी आ रहा है। अंतर इतना है बेटा कि इस सवाल का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। क्या जब देख के बताओ, मैं तुम पूछ रहे तुम क्या पसंद करते हो, इसका जवाब जो होगा हाँ या ना में होगा, नहीं ना, लेकिन इसका जवाब तुम हाँ या ना में दे सकते हो। मैंने पूछा क्या तुम मुझे पसंद करते हो, अगर पसंद करोगे तो बोलोगे हाँ, नहीं पसंद करते हो तो नहीं, तो इसका जवाब हाँ या ना में है बेटा, इसलिए डू डज पहले आ गया। तो डू क्यों लगाया? क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन है। डज कैसे लगता है सर? सिंगुलर के लिए लगेगा। तीसरा उसका भी देख लो, मैं कह रहा हूँ क्या वह पढ़ाई करती है, क्या वह पढ़ाई करती है। चलो इसका अगर बना के दिखा दे 5 रुपये इनाम, तो इसको बोला जाएगा डज सी स्टडी। यहाँ रीड मत लगा देना भैया, डज सी स्टडी, क्या वो पढ़ाई करती है, डज सी स्टडी। या मैंने डज क्यों लगाया? क्या यहाँ पर भी आया था, क्या यहाँ पर भी आया था, तो सर इस सवाल का जवाब हम हाँ ना में दे सकते हैं, डज सी स्टडी, क्या वो पढ़ाई करती है, डज सी स्टडी, हो गया। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव को देख लेते हैं बेटा। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इसमें सवाल भी पूछा गया होगा और नकारात्मक शब्द भी होंगे। मैं कह रहा हूँ वह यहाँ क्यों नहीं आता, वह यहाँ क्यों नहीं आता, तो क्यों वह यहाँ क्यों नहीं आता। देखो क्यों नहीं, क्यों नहीं, सवाल भी है नहीं भी है, तो इसी को बोलते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो व्हाई डज ही नॉट कम हियर। सर यहाँ मेन वर्ब में आपने कुछ नहीं लगाया, सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी आपने मेन वर्ब में कुछ नहीं लगाया बेटा। क्यों? जब डू नॉट या डज नॉट लग जाते हैं तो मेन वर्ब में फिर यस या यस नहीं लगते हैं। जहाँ डू नॉट या डज नॉट लगेंगे मेन वर्ब में से वहाँ कुछ नहीं लगेंगे। सो व्हाई डज ही नॉट कम हियर, वह यहाँ क्यों नहीं आता, व्हाई डज ही नॉट कम हियर। एक और मैं कह रहा हूँ मैं क्यों उसे बुलाता हूँ, सॉरी मैं उसे क्यों नहीं बुलाता, मैं उसे क्यों नहीं बुलाता हूँ, मैं उसे क्यों नहीं बुलाता हूँ, मैं उसे क्यों नहीं बुलाता हूँ। अच्छा क्यों नहीं, चलो दूसरा बनाते हैं, मैं उसे कब नहीं बुलाता हूँ, मैं उसे कब नहीं बुलाता हूँ। तो कब मतलब व्हेन, सब्जेक्ट क्या है आई, तो इसलिए डू लगेगा। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे? नॉट। सो व्हेन WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, मेन वर्ब लगाओ, बुलाना मतलब कॉल, उसे मतलब हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो बेटा स्ट्रक्चर वही है, ये लिखा WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, डू डज में से कोई एक है, सब्जेक्ट है, नॉट है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, डू, सभी यहाँ पे बेटा। अब बेटा आपको क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल आप समझ गए सर पहचान क्या होता है, आपको मैंने स्ट्रक्चर भी बता दिया, कुछ मैंने एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल देखो इतना, दिस एग्जाम्पल इज़ नॉट एनफ फॉर अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छे विद्यार्थी के लिए इतना एग्जाम्पल एनफ नहीं है, आई नो दिस, लेकिन बेटा आई एम कंपल्ड, मैं मजबूर हूँ, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है और चलते चलते इसको ट्रांसलेट करना है। सीरियसली यू वांट टू लर्न अ लैंग्वेज देन यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट एट योर होम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।